हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, हम लोग 6 क्लास की पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे, जो सीटेड जुलाई में एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके बारे में। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी रहती है तीनों क्लास की, जिसमें 6 क्लास की पॉलिटी करवाई जा रही थी और हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी गई है। आज इकाई 4 है। लेसन का नाम है आजीविकाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, ध्यान से पढ़ना है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट मैं बताती रहूँगी, आप लोग साथ में नोट करते रहना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं, जो गांव के लोग हैं वो अपने खाने का प्रबंधन कैसे करते हैं, वो कहाँ से अपनी आजीविका अपनी कैसे चलाते हैं, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। कि पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विभिन्नताओं पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधों पर कैसा असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ों किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले तो पाठों के तरह यह भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं, हाँ या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसे भी हम यहाँ देखेंगे। इसमें बताया जाएगा कि गांव में कौन कौन से रोजगार हैं जिससे लोगों को काम मिलता है और वो अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो गांव में किए जाते हैं। जैसे ये तस्वीर दी गई है, जैसे यहाँ पे ये सब्जी बेच रहा है, यहाँ देखो खुदाई कर रहे हैं, या बुक वगैरह ये बेच रहे हैं, देखो पानी शरबत वगैरह ये। तो चलिए देखें, ऊपर दी गई तस्वीर में लोग जो काम करते हैं वे दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से नहीं जुड़े हुए उनकी सूची बनाइए। आपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। ये थोड़ा वर्क दिया गया है। ये जो गांव का नाम है इसको याद रख लेना, कलपट्टू गांव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तमिलनाडु में समुद्र के तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी लोग खेती के अलावा कई काम करते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाला और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली में व बाजार की तरह दिखती हैं। उनमें से आपको कई तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है। जहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह में इडली, डोसा या उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा बोंडा या मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। देखो, कलपट्टू के गांव में जो जो कार्य होते हैं उनका विवरण इसमें दिया गया है। इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसमें। और अभी दूसरे गांव का दिया जाएगा, उसको फिर इन दोनों में डिफरेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन का मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के में काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और उन्हें देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है, कलपट्टू गांव का एक व्यक्ति है, तुलसी। हम सब रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू के 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले मैं भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ से मैं सुबह 8:30 से
शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथमा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम 1 दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी की रेट यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम करने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह पास पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में जब खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है, तब जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास की खान में पत्थर या नदी में बालू ढोने का काम मिलता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और साफ सफाई भी करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ और गांव से 1 किलोमीटर दूर बोरेवल है जहाँ से पानी लाती हूँ। मेरे पति का घर सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करते हैं। इसको स्टोरी की जैसे ऐसे पढ़ लेना। इसमें एक महिला है, मजदूर महिला, वो अपने काम के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में इसमें डिस्कस कर रही है। इसी के बारे में बताया गया है। ये चक्र याद कर लेना। जैसे इसमें जो गांव के मजदूर होते हैं जिसको जैसे कि उस मौसम के अनुसार उनको काम दिया जाता है, उसी में इसको ये सब पूरा चक्र बताया गया है कि साल के 12 महीने में कितने दिन तक उनको काम मिलता है और कितने दिन तक उनको फ्री रहना होता है। इसको एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग। क्या तुलसी को साल भर के कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। ये जो चित्र है इसमें, जैसे ये वाला, जैसे कि इसमें हो गया है बीड़ बनाना, जैसे खेत का जुताई, फिर उसमें पानी उनी लगा कर रुपाई कर देंगे, फिर उसकी निराई करेंगे और कटाई करेंगे। तो ये किसमें हो जाता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर तक रख लो। नवंबर तक ही रखो, नवंबर तक ही उनको काम मिलता है। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना, मतलब 6 महीने तक का काम मिलता है। 6 महीने तक उनको दूसरे काम के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है या खाली रहते हैं। आगे है, हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन से की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से पैसे उधार लिया था। उस उधार को चुकाने के लिए अपनी गाय बेचनी पड़ी। आगे है, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलपान की लकड़ी लाने व जानवर चराने में बीतता है। इन कामों में पैसा नहीं है मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में से काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन है तो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में इधर दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। अगला, अब शेखर के बारे में बताया। एक शेखर मजदूर है, उसके बारे में। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार के अभी फसलों की कटाई पूरी की है। जैसे इसमें जो बताया गया था तुलसी के बारे में, तो इसमें ये तुलसी जो है इसके पास में ज़मीन नहीं है, मतलब खुद की ज़मीन नहीं है। तो इसलिए जो जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती उनको कैसे काम करने पड़ते हैं, उनकी क्या सिचुएशन होती है, इसमें बताया गया है। और जो दूसरा है जो शेखर, इसके बाद में थोड़ी सी ज़मीन, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी सी इसकी खुद की ज़मीन है, तो उसी के बारे में इसमें बताया जाएगा। हमें यह धान अपने
घर लेकर जाना है। मेरे परिवार के अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उनके खेतों की कटाई करवा देता हूँ। जैसे कि आगे है, व्यापारी मुझे उधार बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम कम दामों पर धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाया कि अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, जिसमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। जैसा कि तुमने तुलसी के बारे में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के बहुत सारा काम पानी और जलवान लकड़ी में जैसे बीत जाता है, उसी तरीके से जैसे जो भूमिहीन किसान है और जिनके पास थोड़ा बहुत जो ज़मीन होता है वो अपने लोग अपना मतलब खुद ही अपने ज़मीन पे कार्य कर लेते हैं पूरा, अगर जैसे और थोड़ा बहुत जो अन्य किसान उनकी मदद ले लेते हैं। जैसे इसमें शेखर के बारे में बताया गया है, वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसीलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। जहाँ तुलसी भी काम कर रही थी उनके खेतों में, वहीं शेखर भी काम करते हैं उसके मिल में। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर क्या होता है इसके बारे में, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते हैं। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा और कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले पर वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति को कहते हैं कि किसान कर्ज के तले दब गया। पिछले साल कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज को बोझ तले दबकर आत्महत्या तक कर ली है। जैसे कि जिसके पास थोड़ी बहुत अगर ज़मीन होती भी है तो उसमें उसकी जुताई और खाद पानी के लिए उसको कर्ज लेने की ज़रूरत होती है, और जिसके पास में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है उसको अपना पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए और स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए, बीमारी से और दवाई लेने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इसमें बताया गया है। तुलसी और शेखर के विवरण को दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उससे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का उत्तर दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन जैसे दिए हैं। अगली हेडिंग है रामलिंगम और करुथम्मा, जिनकी मिल में शेखर और तुलसी काम करते हैं, उसके बारे में। तो सबसे बड़ा किसान ये है। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सहकारी बैंक से कर्ज ले लिया। वे कलपट्टू और पास के गांव में से धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, अगली हेडिंग है। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 परिवार में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ये लाइन पूछी गई, इसको नोट कर लेना है। ये ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर करते हैं। इनमें से कई भूमिहीन और कईयों के पास अपनी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। शेखर जैसे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत में 80% किसानों की यही हालत है।
ये भी नोट कर लेना, इसको पूछा गया है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, इसको भी नोट करना। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसान ने अन्य काम धंधे भी शुरू किए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। आगे हमने कलपट्टू में होने वाले खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं पर आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। महुआ बीनने, तेंदुए के पत्ता इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पैसे पास के शहर के लोगों को दूध बेचने के कई लाभ लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा सा जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के एक गांव में रहता है। ये इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये देख नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती ये यहाँ पे दी गई, इसको देख लेना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बना है, इसको पूरा का पूरा जो बॉक्स में जितना कुछ लिखा है इसको नोट करना है। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है, इसको नोट कर लो। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चके संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को अपने छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भर पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। ये सारा का सारा नोट कर लेना आप लोग। सिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठा होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वह 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक छोटे या घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। ये इसको इम्पोर्टेंट है। ये नागालैंड की सीढ़ीनुमा की खेती के बारे में, इसको नोट कर लेना। यह आगे ही यहाँ कलपट्टू के पास एक पुदुपेट नाम के एक परिवार के जो मछुआरे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे अरोड़ा और पारिवेलन यहाँ पे ये समुद्र में मछली पकड़ते हुए चित्र बनाया गया है। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव। ये पूछा गया कैटामरेन किसे कहते हैं, तो मछुआरों की एक खास तरह की एक छोटी सी नाव होता है जिसको वो कैटामरेन बोलते हैं। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लेना प्लीज इसके मत करना की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरेन मछली पकड़ कर लौट कर आते हैं। मछली खरीदते हैं और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वो तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बांटा जाता है।
3 हिस्से उन तीनों में बँट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव है और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल और कैटामैरान उसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिलता है। हमारे बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरान में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र के दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी से जो औरतों यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं, वे टोकरी भर-भर के पास के गाँव में बेचने जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए भी मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे फिर समुद्र के तट पर चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यह मछली के प्रजनन का समय होता है। वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे इतना। हम व्यापारी इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजदूरी में उस व्यापारी को मछली बेचना पड़ता है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना बड़े मुश्किल के होते हैं। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ था। इसमें से अभी ऊपर जो एक लाइन आई थी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे नीलाम कर रही है एक महिला, मछलियों को बेच रही, इसका चित्र दिखाया गया है। आगे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हमें प्रकृति पर निर्भर है। इस तरह जमीन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग ही तरह फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थिति में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए अभी भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनमें वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवार को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी ज़मीनों, व्यापारों और अन्य काम धंधों में फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का कार्य करने वाले लोगों को पूरे साल में रोजगार नहीं मिलता है। तो यहीं तक था ये लेसन, आगे समाप्त हो जाता, अभ्यास चालू हो गया। इसमें शेखर और रामलिंगम के जो बारे में है उसको बताना कि शेखर कैसा किसान है और रामलिंगम। शेखर के पास में एक छोटा किसान है, उसके पास में थोड़ी सी ज़मीन है, और रामलिंगम के पास ढेर सारी ज़मीन है, उसके पास एक चावल की फैक्ट्री भी है। तो एक बड़ा किसान है इसके। और जो तुलसी थी वो भूमिहीन किसान थी, इसी के बारे में इसमें बताया गया था। तो इसमें 3 प्रकार के किसानों के बारे में डिस्कस किया गया है। आप लोगों ने पढ़ा, देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट था मैंने बताया है, बस उतना ही नोट कर लीजिए। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। हमारे साथ में बने रहिए अंत तक।